We'll be discussing numericals from impulse, momentum, conservation of momentum and your laws of motion. तो जितने भी हमने अभी तक कंसेप्ट्स किए हैं हम उसके बेसिस पे अब न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 0.05 किलोग्राम moving in opposite directions with speed of 6 meter per second collide and rebound with same speed. What is the impulse imparted to each ball due to the other? तो देखो ये जो गिवन क्वेश्चन है, इस गिवन क्वेश्चन में हमारे पास दो बॉल्स हैं और दो बिलियर्ड बॉल्स जो हैं उनका हमें मास दिया हुआ है और मास जो है वो ये है 0.05 kg एंड दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी और स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास ये दो बिलियर्ड बॉल होगी, एक बॉल ए हो गई और दूसरी बॉल जो है वो बॉल बी हो गई। और ये दोनों बिलियर्ड बॉल्स जो हैं दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो दे विल स्ट्राइक ईच अदर। तो ये एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्ट्राइक करने के बाद दे रिबाउंड विद सेम स्पीड। तो ये इस स्पीड से ये आई और इसी स्पीड से टकरा के वापस चलेगी। तो ये हमारे पास इनिशियल फिगर होगी और फाइनल हम क्या नोटिस करेंगे कि टकराने के बाद यही दोनों बॉल्स जो हैं ये रिबाउंड, रिबाउंड का मतलब ऐसे एक दूसरे से ऑपोजिट चले जाएंगे, दे विल मूव ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये आपके पास ए और बी, ये जो गिवन केस है ये इनिशियल केस हो गया, ये जो केस है ये इनिशियल टकराने से पहले, और ये वाला जो केस है ये आपका टकराने के बाद, ये टकराने के बाद। नाउ यू वांट टू फाइंड द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू द अदर। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला था दैट वाज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इफ आई वांट टू फाइंड इम्पल्स ऑन बी, तो इम्पल्स ऑन बी विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। If I want to find impulse on A, तो impulse on A will be equal to change in momentum of A। तो ये याद रखना है कि जिसके ऊपर भी इम्पल्स निकालना है उसका चेंज इन मोमेंटम होगा। तो मैं लेटेस्ट से यहाँ पे B के ऊपर इम्पल्स निकालता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे B पे इम्पल्स निकालता हूँ तो मेरे पास ये जो गिवन केस है इसमें मैंने लेटेस्ट से ये जो राइट साइड वाली डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव मान लिया। आई टेक दिस राइट साइड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो अगर मैं ये राइट साइड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं तो यहाँ पे इम्पल्स ऑन बी विल बी मास ऑफ बी इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर मैं बी की बात करूं तो जो बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास है 6 मीटर पर सेकेंड, और ये जो 6 मीटर पर सेकेंड है ये माइनस। अब देखो माइनस क्यों लिया, ये पता लगा मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि मैं ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ और राइट नो अगर आप बी को देखो तो देखो बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी ली हुई डायरेक्शन से ऑपोजिट है। एंड इफ आई सी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर इम्पैक्ट, तो ये टकराने के बाद अगर मैं फाइनल वेलोसिटी लूँ बी की तो दैट विल बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो मास जो है वो हो गया 0.05, वी इज 6 माइनस ऑफ -6। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 0.6 न्यूटन सेकेंड। तो इम्पल्स ऑन बी इज 0.6 न्यूटन सेकेंड। और ये जो आंसर है देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसकी जो डायरेक्शन है दिस इज टुवर्ड्स राइट साइड। तो इम्पल्स ऑन बी, जो ये बी है बी, इस बी पे जो इम्पल्स लगेगा वो राइट साइड लगेगा। तभी बी आप ध्यान से देखो
टकराने के बाद जो आपका बी है वो टकराने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो बी है ये जब टकराया था, टकराने से पहले ये लेफ्ट साइड जा रहा था, टकराने के बाद ये देखो राइट साइड जा रहा है। तो बी के ऊपर जो इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब जो फोर्स लगी है वो किस डायरेक्शन में लगी है, राइट साइड। और अगर मैंने ए का इम्पल्स निकालना है तो ए का जो इम्पल्स होगा वो बी के इम्पल्स के इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। वाई इक्वल एंड ऑपोजिट? बिकॉज ये जो आपका ए है और बी है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ए बी पे फोर्स लगा रहा है, बी ए पे फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। और अगर मैं दोनों को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये इम्पल्स आ जाएगा। तो जो इम्पल्स ए पे लग रहा है बी पे भी उतना ही लगेगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं ए के ऊपर इम्पल्स निकालना चाहता हूं तो वो आएगा -0.6। और ये माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है कि ऑन ए द इम्पल्स विल एक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। इस माइनस का मतलब है कि ऑन ए इम्पल्स विल एक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ए के ऊपर जो इम्पल्स लगेगा वो लेफ्ट साइड पे लगेगा। जो ए है उसके ऊपर जो इम्पल्स है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। वो कैसे? ये देखो ए जो है वो इनिशियली राइट साइड जा रहा था, टकराने के बाद ए अब लेफ्ट साइड जा रहा है। इसका मतलब जब ये दोनों टकराए तो ए पे जो फोर्स लगी वो लेफ्ट साइड लगी, तभी उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। तो यहाँ पे ऑन ए द इम्पल्सिस ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन बी द इम्पल्सिस ऑन द राइट साइड, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो ये पता लगा कैसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ रबड़ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो 5 मीटर हाइट से हम एक बॉल को रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 मीटर हाइट से आपने एक बॉल को रिलीज किया एंड रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। तो यहाँ से आपने एक बॉल को रिलीज किया, वो बॉल आपकी नीचे आई और 5 मीटर हाइट नीचे आके ग्राउंड को हिट हुई। फिर हिट होने के बाद वो बॉल जो है वो रिबाउंड होगी और रिबाउंड होके लेटर से वो ऊपर जा रही है। और क्वेश्चन कह रहा है कि वो बॉल कितनी हाइट ऊपर गई, 1.8 मीटर। तो इट गोज टू अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। तो यहाँ पे आपके पास ए पॉइंट से आपने बॉल को रिलीज किया, बी पॉइंट पे बॉल आके ग्राउंड पे स्ट्राइक हुई और बी से फिर वो ग्राउंड से पॉइंट सी पे चलेगी और वहाँ पर जाके फिर उसकी वेलोसिटी जो है एट सी, सी पे जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। और ए पे भी जो वेलोसिटी है वो आपने रिलीज किया तो ए पे भी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है। तो यहाँ से अंडर ग्रेविटी ये नीचे गई और फिर टकरा के ये रिबाउंड होके ऊपर आ गई। तो ये वो जगह है जहाँ पर बॉल रिबाउंड कर रही है। दिस इज द प्लेस वेयर द बॉल विल रिबाउंड। दिस इज द प्लेस वेयर द फोर्स विल एक्ट ऑन द बॉल ड्यू टू द ग्राउंड। ग्राउंड के कारण बॉल पे फोर्स लगेगी। कहाँ पे फोर्स लगेगी? ये वाली जगह पे। So you have to find, question is that find the impulse and average force between the ball and the ground. बॉल और ग्राउंड के बीच में आपने एवरेज फोर्स और इम्पल्स को कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम ये कैलकुलेट करेंगे? तो देखो पहले तो मैं मोशन ले रहा हूँ फ्रॉम ए टू बी, और जब मैं मोशन ले रहा हूँ फ्रॉम ए टू बी तो मैं जो इक्वेशन लगा रहा हूँ वो है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। एंड वी स्केयर माइनस यू स्केयर 2as जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी बी, इनिशियल ए, वहाँ से बॉडी रेस्ट 2g इंटू एस जो है वो आपका 5 मीटर है। तो आपके पास जो वी बी है दैट इज ट्वाइस ऑफ 10 इंटू 5 अंडर रूट। तो दिस कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो योर गिवन
ball strikes the ground with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहली चीज जो मैंने यहाँ पे नोटिस की वो ये है कि मेरी बॉल जब ग्राउंड को आके हिट हुई तो किस वेलोसिटी से हिट हुई, 10 मीटर पर सेकेंड से हिट की। अब ऊपर जा रही है तो अब मैं मोशन ले रहा हूं फ्रॉम बी टू सी। नाउ वी आर टेकिंग द मोशन फ्रॉम बी टू सी। अब हम ये वाला बी टू सी मोशन ले रहे हैं। अगेन बी टू सी मोशन में मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि आप सी पॉइंट पे पहुंच गए, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है। इनिशियल जो है वो वी बी डैश, ये टकराने के बाद आप ऊपर जा रहे हो तो आप जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हो वो वी बी डैश इज इक्वल टू 2 × -10 × 1.8। माइनस इसलिए क्योंकि अब मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं तो जो भी चीज डाउनवर्ड आएगी वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे जो मेरा वी बी डैश है दैट विल कम आउट टू बी 2 × 10 × 1.8 अंडर रूट एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 6 मीटर पर सेकेंड। तो टकराने के बाद जो बॉल है दैट विल गो अप। ये जो बॉल है टकराने के बाद इट विल गो अप विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल जो है वो जब ग्राउंड को टकराई, ये ग्राउंड है, तो टकराई कितनी वेलोसिटी से, टकराई विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। और टकराने के बाद रिबाउंड, रिबाउंड कितनी वेलोसिटी से हुई, 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है कि इम्पल्स निकालो ऑन द बॉल। तो यहाँ पे अगर मैं लेटस से डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान के चलूँ, यहाँ पे अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलूँ तो मेरे पास इम्पल्स ऑन द बॉल जो है वो आएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल का मतलब मास ऑफ द बॉल इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो यहाँ पे मास ऑफ द बॉल हमें दिया हुआ है 100 ग्राम्स, तो 100 ग्राम्स, तो ये 100 ग्राम्स, तो 100/1000 क्योंकि मैंने यूनिट्स का ध्यान रखना है किलोग्राम। अब फाइनल वेलोसिटी, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है और ये ऊपर की तरफ है तो ये आ गया -6। तो माइनस क्यों लिया मैंने, ये माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि मेरी जो वेलोसिटी है वो बॉल की टकराने के बाद ऊपर है और मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ। -u, तो u मेरे पास आ गया 10 क्योंकि जब मैं ग्राउंड को टकराया तो मेरी वेलोसिटी 10। ये जो माइनस है ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ये फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब मैं यहाँ पे इम्पल्स ऑन बॉल निकालूंगा तो व्हाट आई विल ऑब्जर्व इज दैट द इम्पल्स ऑन बॉल विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1.6 न्यूटन सेकेंड्स। तो ये बॉल के ऊपर इम्पल्स आ गया और ये माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, ये माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि जो इम्पल्स की डायरेक्शन है वो जिधर को आप पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हो उसके ऑपोजिट है। तो इम्पल्स ऑन द बॉल, बॉल पे जो इम्पल्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो हम यहां पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि इम्पल्स ऑन द बॉल will be acting in the upward direction. Why impulse on the ball will be acting in the upward direction? Because ये माइनस में आंसर आ रहा है और आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस माना हुआ है, तो ये बॉल के ऊपर आपका इम्पल्स आ गया। और अगर मैंने लेटेस से ग्राउंड का इम्पल्स निकालना है, इफ आई वांट टू फाइंड द इम्पल्स ऑन द ग्राउंड, तो इम्पल्स ऑन द ग्राउंड इज नेगेटिव ऑफ इम्पल्स ऑन द बॉल। तो इम्पल्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो इम्पल्स आएगा वो आ जाएगा 1.6 न्यूटन सेकेंड। और प्लस का मतलब क्या है कि ये जो इम्पल्स लगेगा ये कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो इम्पल्स है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और अगर आपने फोर्स निकालनी है तो फोर्स ऑन बॉल इनटू द टाइम विल बी द इम्पल्स ऑन द बॉल। तो इम्पल्स का एक और फॉर्मूला है दैट इज फोर्स इनटू टाइम। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, तो फिर व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल,
तो दैट विल बी इम्पल्स ओवर टाइम। तो इम्पल्स आपने कितना निकाला है, -1.6, और टाइम आपने कितना लिया है, 0.1। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टाइम इज हाउ मच, 0.1 सेकेंड। तो ये जो आपकी वैल्यू है, दिस विल कम आउट टू बी -16 न्यूटन। तो द फोर्स ऑन द बॉल इज -16 न्यूटन। एंड अगेन माइनस का मतलब है कि बॉल पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जिस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना है बॉल में फोर्स उसके ऑपोजिट लग रही है। एंड ऐसी अगर मैंने फोर्स ऑन ग्राउंड निकालना है तो वो +16 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो मेरे पास ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगेगी वो प्लस, और प्लस का मतलब सिंपल यहाँ पे क्या है कि वो जो फोर्स है वो कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो ये हमारा गिवन कंसेप्ट है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने काइनेमेटिक्स के हेल्प से ये वेलोसिटीज निकाली हैं पहले, और फिर निकालने के बाद मैंने अपना इम्पल्स और फोर्स को सॉल्व किया। तो चेक करो ये क्लियर है। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास है कि अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम हिट्स अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो हमारे पास एक बॉल है और वो एक दीवार को, एक वॉल को हिट कर रही है कितने एंगल पे, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, with the velocity of 15 meter per second. So it hits with the velocity of 15 meter per second. If the ball rebounds at 90 डिग्री, अगर जो बॉल है वो 90 डिग्री से रिबाउंड हो गई टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, कैलकुलेट द इम्पल्स रिसीव्ड बाय द बॉल। तो बॉल ने कितना इम्पल्स रिसीव किया है हमने वो कैलकुलेट करना है। तो लेट से मेरे पास ये एक वॉल है, तो हमारे पास सपोज ये वॉल है, और ये जो गिवन वॉल है इस वॉल के ऊपर एक बॉल आके हिट कर रही है। तो लेट से ये जो हमारे पास वॉल है इस वॉल के ऊपर एक बॉल आके लेट से हिट कर रही है। तो ये बॉल आ रही है और ये जो बॉल है लेट से ये आके हिट कर रही है, और जब ये आके हिट कर रही है तो क्वेश्चन है कि जो आपकी गिवन बॉल है, इट हिट्स द बॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री के एंगल पे आके हिट कर रही है। अच्छा, अगर बाय चांस यहां पे दिया होता है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ऐसे इंसिडेंस लिखा होता फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला बनना था। तो ये भी ध्यान रखना है कि क्या लिखा हुआ है। अगर एंगल विद द वॉल दिया हुआ है, अगर एंगल विद द वॉल दिया हुआ है तो ये वाला एंगल बनेगा, ये हो गया एंगल विद द वॉल। और अगर आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हमने पढ़ा हुआ है 10th में कि कोई भी लाइन जो आके आपके सरफेस को टकराती है और आप जहां पे वो टकरा रही है वहां पे अगर आप नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर बनाओ, तो वो जो लाइन और नॉर्मल के बीच में एंगल होगा उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। तो ये हमने याद रखना है। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ है वो ये एंगल दिया हुआ है कि इट हिट्स द बॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एंड रिबाउंड्स एट 90 डिग्री। तो टकराने के बाद, टकराने के बाद ये जो बॉल है, ये आपकी जो बॉल है टकराने के बाद इट रिबाउंड्स, इट गोज बैक एंड इट रिबाउंड्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल आपको दिया हुआ है ये वाला, ये एंगल 90 डिग्री है। इट रिबाउंड्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो टकरा के वो 90 डिग्री के एंगल पे रिबाउंड होगी बॉल।
तो अगर ये रिबाउंड का मतलब टकरा के जितनी वेलोसिटी से हिट हुई थी उतनी वेलोसिटी से बैक चली गई, तो ये यहाँ पे जिस वेलोसिटी से टकराई थी वो कितनी थी, 15 मीटर पर सेकंड, और टकराने के बाद भी इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 15 मीटर पर सेकंड है। रिबाउंड का मतलब ये है कि टकराने के बाद जितनी वेलोसिटी से टकराई थी उतनी वेलोसिटी से वो बैक चलेगी टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। तो ये आपकी इंसिडेंस के डायरेक्शन से 90 डिग्री के एंगल पे रिबाउंड होगी। एंड कैलकुलेट द इम्पल्स रिसीव्ड बाय द बॉल। तो आपने अब इम्पल्स निकालना है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले बार जितने भी न्यूमेरिकल्स किए थे उन सब में जो भी आपकी डायरेक्शंस थी वो 1D थी, यहाँ पे अब 2D डायरेक्शन हो गई है। और 2D डायरेक्शन कैसे, अगर मैंने यहाँ पे देखना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ योर मोमेंटम, तो इम्पल्स का फॉर्मूला जो है दैट इज योर चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है टकराने से पहले, और ये फाइनल वेलोसिटी है टकराने के बाद, ये फाइनल वेलोसिटी है टकराने के बाद। और मैंने इन दोनों का ये डिफरेंस निकालना है। तो मैंने यहाँ पे निकालना है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और दोनों मोमेंटम्स एट सम एंगल है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है अगर मैं देखूं तो वो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूंगा, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको देखो डायरेक्शंस, हमने पहले भी कहा था कि एंगल हमेशा डायरेक्शंस के बीच में लेंगे। तो अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं तो यहाँ पे व्हाट आई नोटिस इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इनिशियल मोमेंटम, या आपके इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर फाइनल मोमेंटम, ये आपके फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन। तो ये मेरे पास इनिशियल मोमेंटम हो गया और ये मेरे पास फाइनल मोमेंटम हो गया, और मैंने इन दोनों का चेंज निकालना है। तो आई नीड टू फाइंड द चेंज। और ये अगर मैं एंगल देखूं तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि ये सिमेट्रिकल फिगर है, ये एंगल 45 बनेगा, ये एंगल भी 45 बनेगा, ये वाले एंगल्स भी सब 45 ही हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये 90 के साथ अगर एंगल देखोगे तो ये सब 45 डिग्री एंगल्स बनेंगे। तो पहले देखो ये क्लियर है कि मैंने ये इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम का डिफरेंस निकालना है तो मुझे इम्पल्स मिलेगा। तो देखो ये पता लगा कि इम्पल्स निकालने के लिए मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ये वाले दोनों, ये वाले दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा तो मुझे इम्पल्स मिलेगा, क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट आ गया, लेटर से ये पॉइंट ओ है, तो मेरे पास ये पॉइंट ओ आ गया। और इस पॉइंट ओ से मैं अगर ध्यान से नोटिस करूं तो एक ये और एक ये दो मेरे पास वेक्टर्स आ गए। एक आ गया P1 और दूसरा आ गया P2। और ये मेरी वो वॉल, ये दीवार वाली लाइन है, ये वॉल वाली लाइन है। और ये जो वॉल दीवार वाली लाइन है, ये लाइन दोनों के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल मेरा 45 डिग्री है। अब जब मैंने इसको सॉल्व करना है तो इसका मैंने करना क्या, अब मैंने निकालना है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स निकालने के लिए मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, मैंने ये चीज़ करनी है। तो मैंने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ये वाली चीज़ करनी है। अब इसको जब आपने करना है तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है, लेट अस से इसको मैं सॉल्व करने लगा हूं और इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड है, हमने क्या कहा था कि जब भी सब्ट्रैक्शन करना है तो पहले एक वेक्टर बनाओ जो इस गिवन वेक्टर के ऑपोजिट, तो मैंने निकालना है P2 माइनस P1। तो P2 माइनस P1 मतलब मैंने पहले माइनस P1 बनाया, और जो माइनस P1 मैं बनाऊंगा वो P2 के अगेंस्ट बनाऊंगा, ये P2 के ऑपोजिट, सॉरी P1 के ऑपोजिट। तो मैं ये P1 के ऑपोजिट एक वेक्टर बनाऊंगा जिसका मैग्नीट्यूड P1 ही होगा, ये जो इसका मैग्नीट्यूड P1 ही होगा, पर डायरेक्शन जो है वो इस P1 के ऑपोजिट होगी।
तो ये मेरे पास दो वेक्टर्स बन गए। और अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं, तो रिजल्टेंट निकालने पे मेरे को यहां पे ये जो गिवन वेक्टर मिलेगा, ये वाला, ये मेरा चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। तो ये चेंज इन मोमेंटम देखो कैसे आया, ये वाला देखो, ये वाला केस कैसे आया, ये चेंज इन मोमेंटम। आपने क्या किया, आपने यहां पे गिवन P1 के ऑपोजिट पहले -P1 बनाया, -P1 और P2, इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकालोगे। जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो वो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो ये आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो देखो ये चीज पता लगी मैंने क्या किया है। अब ये जो आपकी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा, वो भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये दोनों P2 एंड -P1, ये दोनों जो हैं, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर आपने ये चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो ये हो जाएगा P2 स्केयर प्लस P1 स्केयर अंडर रूट, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ये हो जाएगा A स्केयर प्लस B स्केयर 2AB cos 90। तो cos 90 इज 0, तो cos 90 0, तो ये चीज बन गई। और यहाँ पे P1 का मैग्नीट्यूड और P2 का मैग्नीट्यूड अगर आप देखो तो दोनों की स्पीड आपको सेम दी हुई है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दोनों जो है वो 15 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करता है और 15 मीटर पर सेकंड से ही वो बैक जा रहा है। तो ये दोनों वैल्यू सेम है और 20 ग्राम्स आपका यहाँ पे मास है। तो ये जो वैल्यू ये आ गई 20/1000 इंटू 15, ये भी आ गया 20/1000 इंटू 15। तो आपके पास ये जो गिवन वैल्यू है दिस कम्स आउट टू बी 0.3, और ये वैल्यू भी आपके पास कितनी आ गई, 0.3। तो ये आपके पास जो गिवन वैल्यू है ये 0.3 वैल्यू आ गई। तो P1 P2 का मैग्नीट्यूड सेम है। और ये जो देखो -P1 जब आप ले रहे हो तो -P1 का मैग्नीट्यूड भी P1 ही है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड -P1 का और P1 का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ गया 0.3√2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो जो आपका इम्पल्स आया वो चेंज इन मोमेंटम है और आंसर आ गया 0.3√2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और डायरेक्शन देखो, ये जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन है यही आपके इम्पल्स की भी डायरेक्शन आएगी। तो इम्पल्स की डायरेक्शन जो आ रही है वो ये जो आपकी वॉल है, ये आपने वॉल ली थी, तो इस वॉल के परपेंडिकुलर आ रही है। तो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज परपेंडिकुलर टू द वॉल। तो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, तो इम्पल्स ऑन बॉल is 0.3√2 and its direction is perpendicular to wall और लेफ्ट साइड पे है। और अगर मैं आपको यहां पे कहूं कि व्हाट इज द इम्पल्स ऑन वॉल, अगर मैं कहूं कि वॉल पे इम्पल्स निकालो, तो जो वॉल पे इम्पल्स होगा वो बॉल के इम्पल्स के इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तो वो भी परपेंडिकुलर टू वॉल होगा। लेकिन ये जो है ये लेफ्ट डायरेक्शन में है और ये जो है ये राइट डायरेक्शन में है। तो ये जो बॉल है जब आके हिट करेगी, ये जब बॉल बॉल आके इस दीवार को हिट करेगी, तो ये जो बॉल है ये दीवार के ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो इस डायरेक्शन में लगाएगी। इस डायरेक्शन में बॉल जो है वो दीवार को पुश करेगी और जो दीवार है, जो वॉल है, वो इस डायरेक्शन में बॉल को पुश करेगी। दिस इज द डायरेक्शन वेयर द बॉल विल एक्सपीरियंस द फोर्स। और ये आपकी डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स ऑन द बॉल है जो कि दीवार के परपेंडिकुलर है। तो देखो ये जो हमने सॉल्व किया है ये समझ में आया कैसे सॉल्व किया है। अब यही जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है। हमने कहा था कि ये जो मैंने गिवन केस सॉल्व करना है, मैंने ये चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो ये चेंज इन मोमेंटम को मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। एक तो ये वाला मेथड जो आपको भी मैंने समझाया था कि भाई आप ये P1 के ऑपोजिट -P1 बनाओ और -P1 बना के आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दूसरा एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, और वो दूसरा मेथड क्या है,
अब हम सेकंड मेथड कर रहे हैं। दूसरा मेथड ये है कि ये आपकी दीवार है, दिस इज द वॉल, और आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है ये P2 माइनस P1, आपने ये दोनों को माइनस करना है। ये आपका है इनिशियल मोमेंटम और ये है आपका फाइनल मोमेंटम, और आपने इन दोनों को माइनस करना है। तो अब आप माइनस कैसे करोगे, हाउ यू विल सब्ट्रैक्ट? तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये दोनों को x और y के टर्म्स में लेंगे, x और y के टर्म्स में हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो हम यहां पे गिवन क्वेश्चन को दो टर्म्स में ब्रेक कर देंगे, इन टर्म्स ऑफ x एंड इन टर्म्स ऑफ y। तो हम क्या करेंगे, ये जो P1 है, इस P1 को रिजॉल्व करेंगे। तो जब मैंने P1 को रिजॉल्व किया तो देखो ये P1 का एक कंपोनेंट ये आ गया, ये जो आपका कंपोनेंट आया ये आ गया P1 cos 45, और जो आपका ये कंपोनेंट आया ये आ गया P1 sin 45। और ये दोनों कंपोनेंट्स जो आप ले रहे हो ये इनिशियल कंपोनेंट्स हैं, ये इनिशियल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम है अलोंग एक्स एक्सिस, ये इनिशियल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम है अलोंग वाई एक्सिस। तो ये दोनों इनिशियल मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम अगर मैंने निकालना है तो मैंने यहाँ पे ये P2 को अब रिजॉल्व किया। तो जब मैं P2 को रिजॉल्व करूंगा तो P2 का एक कंपोनेंट ये बन गया, दूसरा कंपोनेंट ये बन गया। तो ये मेरे दो कंपोनेंट्स आ गए। ये जो कंपोनेंट है ये बन गया P2 cos 45, ये बन गया P2 sin 45। तो मैंने P2 को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ये मैंने P2, ये जो P2 है इसके दो कंपोनेंट्स बना दिए। एक मैंने कॉस, जिसके साथ एंगल ले रहे हो वो कॉस, दूसरा आपका साइन। तो अब आपने जब यहां पे देखो ये दो कंपोनेंट्स बना दिए, तो अब आप इसको दो कोऑर्डिनेट्स में माइनस करोगे। फॉर वाई एक्सिस योर चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई विल बी फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम अगर आप ध्यान से देखो तो वो क्या है, P2 cos 45 माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इज P1 cos 45। ये देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपने ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया। और ये दोनों आप देखो दोनों डाउनवर्ड्स लग रहे हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। और हमने पीछे एक और चीज नोटिस की थी कि ये जो मेरे P1 P2 हैं, ये देखो ये P1 की वैल्यू 0.3 है, P2 की वैल्यू 0.3 है, तो P1 P2 की वैल्यू सेम है। तो अगर P1 P2 की वैल्यू सेम है 0.3 तो ये कैंसिल हो गए, तो अलोंग वाई एक्सिस मोमेंटम जीरो आ गया। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है, ये चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, ये वाला ये मेरा जीरो आ गया। अब मैं निकालूंगा चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ये अब इन दोनों का चेंज। तो जब मैं इन दोनों का चेंज निकालूंगा अलोंग एक्स एक्सिस तो मैं एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा। तो लेटे से मैंने इस डायरेक्शन को, राइट साइड वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। तो अगर मैंने राइट साइड वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो फॉर एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए हम क्या नोटिस करेंगे, व्हाट इज योर चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स? तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स। तो फाइनल मोमेंटम है P2 साइन 45। और ध्यान से देखो ये जो P2 साइन 45 है इसकी डायरेक्शन किधर को है, लेफ्ट साइड। इसकी डायरेक्शन ये लेफ्ट साइड है, जो कि आपके गिवन डायरेक्शन जिसको आप पॉजिटिव ले रहे हो उसके ऑपोजिट है। तो ये जो वैल्यू है ये मेरे पास आ गई माइनस, फिर माइनस P1 साइन 45। तो आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स है वो आ गया -0.3 साइन 45 -0.3 साइन 45। तो ये जो गिवन वैल्यू है दिस विल कम आउट टू बी
0.3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ √2, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज हैं। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो √2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे √2 आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं इम्पल्स निकालूंगा तो मेरा जो इम्पल्स आएगा वो आएगा चेंज इन मोमेंटम along x axis and change in momentum along y axis। y axis में तो मेरा मोमेंटम चेंज 0 आ रहा है, x axis में जो मेरा मोमेंटम चेंज आ रहा है वो आ रहा है -0.3 √2 -0.3 √2 आई कैप का मतलब हो गया आपने x एक्सिस में इसको निकाला है। और माइनस आपको क्या बता रहा है कि जो डायरेक्शन आ रही है वो जिधर x को आपने पॉजिटिव लिया था उसके ऑपोजिट आ रही है। तो ये जो इम्पल्स ऑन द बॉल आई वो ये वैल्यू आ गई। और माइनस का मतलब हुआ कि वो जो इम्पल्स है वो जो x एक्सिस जिस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया है, ये जो डायरेक्शन जिसको आपने पॉजिटिव लिया है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट इम्पल्स आया। तो जो मैंने पहले आंसर निकाला था ये वाला बिल्कुल वैसे ही आंसर है, बस पहले आपने जब सॉल्व किया था तो ये वाला कंसेप्ट लगाया था कि इसके ऑपोजिट वेक्टर बना दिया और ऑपोजिट वेक्टर बना के उसको सॉल्व कर लिया। यहां पे आपने रेजोल्यूशन किया, P1 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, P2 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, P1 और P2 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करके x में उसका अलग से चेंज इन मोमेंटम निकाला और y में अलग से चेंज इन मोमेंटम निकाला। तो आपने ये पहले देखो ये y का चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया, ये y वाला चेंज इन मोमेंटम, और फिर आपने ये x वाला चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया, और फिर वो दोनों चेंज इन मोमेंटम से आपको क्या मिला, फाइनल इंपल्स। वो जो इंपल्स है वो ये वाला चेंज इन मोमेंटम हो गया। ये चेंज इन मोमेंटम अलोंग x एंड y में 0 आ रहा है तो चेंज इन मोमेंटम सिर्फ x में आया, और वो जो वैल्यू आई वो ये वैल्यू आई। तो ये देखो ये क्लियर है कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। दोनों में से एक मेथड करना है, दोनों नहीं करने। पर जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो समटाइम्स न्यूमेरिकल में हमें ये जो मेथड है ये वाला जो पहले मैंने किया है कभी वो हमें इजी लगता है, और समटाइम्स हमें ये वाला मेथड इजी लगता है। तो दोनों मेथड्स हमें पता होने चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा मेथड हमको बेटर है, किसको हमने सॉल्व करना है। तो चेक करो ये क्लियर है कैसे सॉल्व किया है। अब देखो हमारे पास ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस आ गए। अब क्वेश्चन है कि इनिशियल स्पीड ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो मास आपको दिया हुआ है 2 kg और स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, एंड फोर्स एक्स फॉर 4 सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो एक फोर्स लग रही है और वो फोर्स कितने टाइम के लिए लग रही है, 4 seconds के लिए in the direction of motion of the body. The force time graph is shown in the figure. Calculate the impulse of the force and also find the speed of the body. तो देखो अगर मैं ये वाला ग्राफ लूं तो इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो एरिया अंडर द ग्राफ। कौन सा ग्राफ, फोर्स फोर्स टाइम। तो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ विल गिव यू इम्पल्स। तो ये हमने स्टडी किया था कि फोर्स टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा वो एरिया हमको क्या देगा, वो एरिया हमको इम्पल्स देगा। तो अब ये जो फोर्स टाइम ग्राफ है इसका एरिया अगर हमें इम्पल्स देगा तो हम पहले अब इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा, तो सबसे पहले देखो मैंने ये वाला पोर्शन लिया। अगर मैं इतना पोर्शन लूं तो देखो ये मेरे पास एक ट्रेपीजियम बन गया। 4 साइड्स, ट्रेपीजियम में हमेशा 4 साइड्स होंगी और जो 4 साइड्स हैं उनमें से 2 पैरेलल होंगी। तो ये मेरा ट्रेपीजियम बन गया, ये मेरा ट्रेपीजियम बन गया। तो जब ये मेरा ट्रेपीजियम बन गया तो इस ट्रेपीजियम का अगर मैं एरिया निकालूं तो ये ट्रेपीजियम इतने का जिसको मैंने शेड किया, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो ये हो गया हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक ये और एक ये, तो ये मेरे पैरेलल साइड्स हो गए। तो एक आ गया 1 और दूसरा आ गया 2.5 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाला पैरेलल साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, तो ये आ गया 3। तो ये मेरा पहला एरिया आ गया। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट एरिया है वो ये वाला एरिया, ये भी ट्रेपीजियम है। देखो 4 साइड्स हैं इसकी और 2 साइड्स पैरेलल हैं।
तो ये मेरा अब दूसरा ट्रेपीजियम आ गया। तो इसको सॉल्व करना हूँ मैं, तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड्स हैं ये वाली, ये दो मेरी पैरेलल साइड्स हैं। तो अगर मैं इन पैरेलल साइड्स को देखूं, तो ये जो पैरेलल साइड्स आपके पास आ रही हैं, इन पैरेलल साइड्स में आप क्या नोटिस कर रहे हो कि आपकी जो गिवन ये साइड है ये हो गई 3, और ये वाली साइड जो है ये होगी 2। तो दैट इज 3 + 2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.5। तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। एंड देन नेक्स्ट इज दिस मच एरिया, ये वाला एरिया। तो ये तो सिंपल है एरिया, ये जो आपका एरिया आया, दिस एरिया विल बी इक्वल टू योर लेंथ इनटू ब्रेथ, तो दैट विल बी 2 × 1। तो ये सॉल्व कर लो सारा। तो जब आप ये सारे को सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करके जो आपका आंसर आया दैट इज 8.5 न्यूटन सेकेंड्स। तो द गिवन आंसर कम्स आउट टू बी 8.5 न्यूटन सेकेंड्स। तो ये हमारा इम्पल्स आ गया। तो देखो पहले ये इम्पल्स जो हमने निकाला है वो क्लियर है कि कैसे निकाला है। अब नेक्स्ट है फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी। इम्पल्स तो निकाल लिया, अब स्पीड निकालनी ऑफ द बॉडी। और हमें क्या दिया हुआ है कि बॉडी का मास 2 kg है और इनिशियल स्पीड 5 है। तो इम्पल्स का वैसे मतलब क्या है? इम्पल्स का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इम्पल्स। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इम्पल्स बाय मास। इम्पल्स आपको कितना दिया हुआ है? 0.5। मास बॉडी का कितना है? 2। और यहाँ पे आपको ये जो u दिया हुआ है, ये वाली u, ये u की वैल्यू आपको 5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 5 है। फाइनल निकालो तो दिस -5 इज इक्वल टू 4.25। तो v कम्स आउट टू बी 9.25 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने अपना कंसेप्ट लगाया। जो पहले मैंने इम्पल्स निकाला वो एरिया ऑफ द ग्राफ से निकाला है, दूसरा मैंने इम्पल्स का कंसेप्ट लगाया, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, और उससे मैंने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकाली। तो देखो ये फाइनल वेलोसिटी कैसे आई है, ये क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यू हैव गिवन फिगर and you have a body of mass 4 kg here. You have to find the force on the particle for the time less than 0. तो देखो अगर हम यहाँ पे टाइम लेस देन 0 लें तो हम क्या नोटिस करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा गिवन ग्राफ है वो देखो, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ, तो ये मेरा ग्राफ ये है। उसके बाद मेरा जो ग्राफ है वो ये है, ये मेरी लाइन है ये। उसके बाद जो मेरा ग्राफ है वो ये है, ये मेरी लाइन है, ये मेरा ग्राफ है बेसिकली। तो अगर मैं टाइम को लेता हूँ, ये टाइम को लेता हूँ मैं लेस देन 0, तो लेस देन 0 में मेरी बॉडी देखो x0 आ रहा है। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि फॉर टाइम लेस देन 0 बॉडी इज एट रेस्ट, क्योंकि ये जो आपका ग्राफ है ये पोजीशन और टाइम ग्राफ है, तो बॉडी की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, बॉडी ओरिजिन पे ही है। तो एट टाइम t लेस देन 0 बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये अगर बॉडी रेस्ट पे है तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? तो बॉडी पे फिर फोर्स क्या लगेगी? तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी बॉडी पे वो 0 है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन द बॉडी फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन इंटरवल? तो फोर्स ऑन द बॉडी फॉर दिस इंटरवल इज 0। फिर नेक्स्ट आ गया आपके पास, यू वांट टू फाइंड द फोर्स फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड्स। ये आपने ये 0 से 4, ये टाइम 0 से 4, ये 0 से 4 सेकेंड्स के लिए ये इस पर्टिकुलर रेंज के लिए आपने फोर्स निकालनी है। तो मेरा सेकंड आ गया कि माय टाइम इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 4 सेकेंड्स। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो इसमें आप क्या देख रहे हो, ये ग्राफ से आपको क्या मिल रहा है? इस ग्राफ के स्लोप से आपको वेलोसिटी मिल रही है, और ये जो स्लोप है, स्लोप कांस्टेंट है, तो आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब आपकी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। क्यों यूनिफॉर्म मोशन में? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये गिवन ग्राफ एक्सटी ग्राफ है,
और एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो तो इसका मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। तो इसका मतलब बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए भी, वो भी आपकी जीरो है। तो ये जो आपका सेकंड इंटरवल है यहां पे भी फोर्स जीरो लग रही है। और थर्ड आ गया कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग फॉर टाइम ग्रेटर देन 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड से ऊपर, तो अगर 4 सेकेंड से ऊपर देखें ये, तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये स्ट्रेट लाइन का मतलब कि पोजीशन रिमेन्स द सेम, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो अगेन द बॉडी इज एट रेस्ट, दोबारा बॉडी रेस्ट पे है। और अगर फिर बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो जीरो है। तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों केस में जो बॉडी पे फोर्स लग रही है वो जीरो है। तो अगर देखो, अगर बॉडी पे फोर्स जीरो है तो बॉडी, ध्यान से अगर हम नोटिस करें तो रेस्ट से मोशन में आ गई, फिर बॉडी जो है वो मोशन से फिर रेस्ट में आ गई। और हम कह रहे हैं कि हर टाइम फोर्स जीरो है, जीरो है, जीरो है। तो फिर फोर्स लगी कब? क्योंकि बॉडी रेस्ट से मोशन में आ गई, फिर बॉडी मोशन से रेस्ट में आ गई। और अगर हम ध्यान से देखें तो हर जगह हमने लिखा है फोर्स जीरो जीरो जीरो। तो फोर्स लगी कब? तो ये जो फोर्स लगी, ये फोर्स लगी एट टी जीरो। फोर्स लगी एट टी जीरो। टी जीरो के ऊपर फोर्स लगी, यहां पे टी जीरो पे फोर्स लगी, और वो एक इंस्टेंट के लिए लगी, मतलब बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लगी। मतलब वो जो फोर्स है वो लेटर से 0.01 सेकेंड्स के लिए लगी, और वो इतना छोटा टाइम इंटरवल है कि हम उसको इस ग्राफ में दिखाई नहीं पा रहे। तो force acts and that is a impulsive force that acts for a very short duration of time and that time is so small कि वो टाइम आप ग्राफ में दिखा नहीं पा रहे। और फिर दोबारा फोर्स लगी है, फिर दोबारा फोर्स लगी है 4 सेकेंड्स पे, 4 सेकेंड्स पे भी फोर्स लगी है यहां पे, ये देखो। क्योंकि बी पॉइंट से पहले बॉडी मोशन में है, बी पॉइंट के बाद बॉडी रेस्ट पे है। तो पॉइंट बी पे अगर आप देखो तो पॉइंट बी पे बॉडी मोशन में थी और उसी वक्त बॉडी रेस्ट पे आ गई। तो यहां पे जैसे ही आप पॉइंट बी पे देखो तो पॉइंट बी दोनों ग्राफ्स को टच कर रहा है। कौन से ग्राफ को? इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि पॉइंट बी मतलब 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स पे अगेन इंपल्सिव फोर्स लगी, एक बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के ऊपर फोर्स लगी, और बॉडी जो है वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आ गई रेस्ट। तो यहाँ पे फोर्स कब लग रही है? फोर्स लग रही है टी जीरो एंड टी 4 सेकेंड। ये वो टाइम है जिन पे फोर्स लग रही है। तो यहां पे इस पूरे इंटरवल में कोई फोर्स नहीं लग रही, फोर्स एक इंस्टेंट पे लगी है, जीरो टाइम पे, और 4 सेकेंड टाइम पे, मतलब एक इंस्टेंट पे फोर्स लगी है। अब क्वेश्चन कहता है कि उस इंस्टेंट पे इंपल्स निकालो। तो अगर मैंने टी जीरो पे, एट टी जीरो मैंने इंपल्स निकालना है, तो ये हो गया जीरो यहां पे। और इम्पल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये मेरे पास आ गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पहले आपकी वेलोसिटी जो है वो जीरो है, क्योंकि यू आर एट रेस्ट। ये टाइम जीरो से पहले, टाइम जीरो से पहले यू आर एट रेस्ट। और फिर इस टाइम के जस्ट बाद अगर आप अपनी वेलोसिटी लो तो वो जो आपकी वेलोसिटी है वो कितनी होगी? तो दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 3/4। कैसे 3/4? स्लोप निकालो। स्लोप विल बी इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस, स्लोप विल बी इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। तो चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस, तो ये चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस, ये मेरी वेलोसिटी आ गई। तो मेरे पास इम्पल्स जब मैं यहां निकालूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एंड दिस इज 3 न्यूटन सेकेंड्स। तो ये हमारा इम्पल्स आ गया एट टाइम टी जीरो। तो देखो ये पता लगा मैंने टाइम टी जीरो पे इम्पल्स कैसे कैलकुलेट किया, हाउ आई हैव कैलकुलेटेड द इम्पल्स एट टाइम टी जीरो। देखो ये क्लियर है।
अब यहाँ पे देखो, अगर मैं पॉइंट बी एट 4 सेकेंड इम्पल्स निकालना चाहता हूँ, क्वेश्चन है फाइंड द इम्पल्स एट 4 सेकेंड्स। तो अगर मैं 4 सेकेंड्स पे इम्पल्स, ये वाले टाइम पे अगर मैं इम्पल्स निकालना चाहता हूँ, तो ये वाले टाइम पे इम्पल्स निकालने के लिए अगेन इम्पल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जब मैं यहाँ निकालूंगा, तो फाइनल मोमेंटम जो है मेरे पास कितना है, तो अगर फाइनल अगर आप देखो तो फाइनल यू आर अगेन एट रेस्ट, ये फाइनल यू आर रेस्ट, इनिशियली ये 3/4। तो अब आपके पास आ गया फाइनल यू आर एट रेस्ट, इनिशियली 3/4। तो ये जो आपका इम्पल्स 4 सेकेंड पे आ रहा है, उसकी वैल्यू आ गई -3 न्यूटन सेकेंड। तो ये -3 न्यूटन सेकेंड इज द इम्पल्स एट 4 सेकेंड। तो इसका मतलब कि 0 सेकेंड पे जो इम्पल्स लगा उसने बॉडी को मोशन दिया, और 4 सेकेंड पे जो इम्पल्स लगा उसने बॉडी को रोक दिया, उसने बॉडी के मोशन को स्टॉप कर दिया। तो देखो ये क्लियर है कि हमने कैसे इस चीज को सॉल्व किया है। नाउ वी हैव अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ स्ट्रीम ऑफ वाटर flowing horizontally with the speed of 15 meter per second gushes out of a tube of cross-sectional area 10 raised to minus 2 meter square and hits a vertical wall nearby। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि एक हमारे पास ऐसे पाइप है, और ये बहुत लंबी सारी पाइप है, इस पाइप में से ऐसे लिक्विड बाहर आ रहा है, पानी बाहर आ रहा है, वाटर बाहर आ रहा है, इसमें से ये वाटर बाहर आ रहा है। और ये जो वाटर बाहर आ रहा है, ये वाटर एक वॉल को, एक गिवन एरिया को आके हिट कर रहा है। और जब ये बाहर आ रहा है तो ये जिस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है वो वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये दिया हुआ है कि इट इज कमिंग आउट विद 15 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का ये जो गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया हुआ है ए, और उसकी वैल्यू दी है 10⁻²मीटर स्क्वायर। तो इतने से ये वाले एरिया में से आपका जो लिक्विड है वो बाहर आ रहा है, और बाहर आके वो जाके हिट कर रहा है। तो वो जो लिक्विड है वो बाहर जाके हिट कर रहा है, और हिट करने के बाद क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द फोर्स exerted by the impact of water assuming that water rebounds with same speed। तो जिस स्पीड से वाटर आके टकराया उसी स्पीड से वो रिबाउंड का मतलब उसी स्पीड से वो बैक आ गया। तो ये दीवार को आके हिट किया और हिट करके बैक आ गया। अब क्वेश्चन है कि बताओ वाटर ने कितनी फोर्स जो है वो इस गिवन जगह पे लगाई है, इस गिवन वॉल पे या इस गिवन एरिया पे, ये जो गिवन पोर्शन है उस पर कितनी फोर्स इस वाटर ने लगाई है। तो पहले तो मैं वाटर का चेंज इन मोमेंटम देखता हूँ। तो वाटर का चेंज इन मोमेंटम, और अगर मैं लूँ कि कितने टाइम में वो मोमेंटम चेंज हुआ, तो ये मेरे पास आ गया फोर्स एक्टिंग ऑन वाटर। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ किया है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो अगर मैं फोर्स एक्टिंग ऑन वाटर निकालूं, तो फोर्स एक्टिंग ऑन वाटर जो है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो चेंज इन मोमेंटम हो गया मास ऑफ वाटर इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर ओवर टाइम टेकन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मास ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, एंड मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। अब जब आप देखो तो ये आपका एरिया है, और इतने एरिया में से जब लिक्विड बाहर आ रहा है तो वो ये लेंथ ट्रेवल कर रहा है। तो गिवन लिक्विड से जब आपका ये गिवन पाइप से जब लिक्विड बाहर आएगा तो ये लेंथ ट्रेवल करेगा, और ये उसका एरिया है जहां से वो बाहर आ रहा है।
तो वॉल्यूम का हमने फॉर्मूला किया हुआ है मैथमेटिक्स में कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वो जो डिस्टेंस आगे जाओगे वो लेंथ, तो एरिया इनटू लेंथ। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो वाटर है वो गया डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इनटू लेंथ जो वो मूव कर रहा है ओवर टाइम इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर आप यहां पे नोटिस करो तो ये जो गिवन लेंथ इनटू टाइम है, ये लेंथ क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वाटर ओवर टाइम। तो डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस ओवर टाइम विल बी वेलोसिटी। तो ये आपकी वाटर की टकराने वाली वेलोसिटी होगी। तो ये आपके पास हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी विद विच द वाटर विल स्ट्राइक इनटू वी माइनस यू। तो ये आपके पास यहां पर गिवन रिलेशन बन गया। तो पहले तो देखो ये फोर्स ऑन द वाटर जो मैंने निकाला है, ये मेरे को रिलेशन पता लगा फोर्स कैसे निकाला है मैंने। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो लेंथ ओवर टाइम है ये वेलोसिटी बन गई, ये वो वेलोसिटी बन गई जिससे वाटर बाहर आके हिट कर रहा है। तो मेरे पास ये मेरा फोर्स का फॉर्मूला बन गया। और मैं इसको इसलिए ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन में मास ऑफ वाटर तो दिया नहीं हुआ। हाँ, इतना पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, हमें ये याद होनी चाहिए कि वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। वाटर के जो पैरामीटर्स हैं वो कभी नहीं दिए होंगे, वाटर के पैरामीटर्स हम याद रखेंगे और हमें पता है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या इसको आप कह सकते हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वाटर, तो फोर्स एक्टिंग ऑन वाटर विल बी इक्वल टू 1000। एरिया कितना हो गया 10⁻⁻²। कितनी वेलोसिटी से हिट कर रहा है वो 15। एंड आपके पास ये जो गिवन वैल्यू है v वो आ गया -15। माइनस क्यों, देखो डायरेक्शन, अगर मैं ये वाली डायरेक्शन को प्लस मानूंगा तो ये वाली डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव हो गई, तो ये u प्लस हो गया, और ये जो v है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो ये माइनस, और फिर दोबारा -15, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई माइनस। तो अब आप इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो व्हाट यू गेट इज दैट योर गिवन फोर्स ऑन वाटर विल कम आउट टू बी -4500 न्यूटन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये -4500 न्यूटन आ गई। और माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है कि वाटर के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ये लेफ्ट साइड पे लगेगी, तभी वाटर टकरा के लेफ्ट जा रहा है। और अगर मैंने निकालना है व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस एरिया, अगर इस दीवार पे, अगर मैं इस वॉल पे फोर्स निकालना चाहता हूं तो फोर्स ऑन वॉल या फोर्स ऑन दिस एरिया, ये जो गिवन वॉल, ये जो वॉल है अगर मैं इस पे फोर्स निकालना चाहता हूं तो दैट विल बी नेगेटिव ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन वाटर। ये वाटर के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसका नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों, क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। वाटर आके हिट करेगा, वाटर आके हिट करेगा और वॉल उसको बैक भेजेगी। तो वाटर जो है वो दीवार को राइट साइड पुश करेगा, वाटर दीवार को राइट साइड पुश करेगा, और जो दीवार है वो वाटर को लेफ्ट साइड पुश करेगी। और क्योंकि वो लेफ्ट साइड पुश कर रही है तभी आपका आंसर वाटर की फोर्स नेगेटिव आ रहा है। तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल विल बी 4500 न्यूटन इन द राइट साइड। तो ये हमारा गिवन आंसर आ गया कि वॉल पे जो फोर्स लग रही है वो 4500 न्यूटन लग रही है और राइट साइड पे लग रही है। तो ये देखो ये क्लियर है कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।